हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओल्ड पीडीएफ नोट्स चैनल में। आज की सीरीज़ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को भी लाइक जरूर कर ले। दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर हम आपको टॉप 10 क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन क्वेश्चनों के साथ हम चर्चा करते हैं तो क्वेश्चन आपके 10 के 20 या 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक है वो जरूर देखिए, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो यहाँ पर क्लियर होते हैं। एक पर्सन के साथ अलग टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आज का कि दिल्ली में किस मुगल शासक द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण है वो कराया गया था। ए बाबर ने, बी शाहजहां ने, सी औरंगजेब ने और डी अकबर ने। तो इसके बारे में हम बात करें तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों शाहजहां, यानी बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो जामा मस्जिद है दिल्ली के अंदर उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अब शाहजहां ने वो कब करवाया था, यानी 1650 के अंदर है वो इस मस्जिद का काम है वो शुरू कर दिया था शाहजहां ने। लेकिन इसको बनते हुए 6 साल लग गए। 6 साल जोड़ देंगे इसमें तो 1656 के अंदर ये मस्जिद है वो बनकर तैयार हो चुकी थी। अब इस मस्जिद के अंदर बताया जाता है कि 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। लेकिन इस जो मस्जिद है इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई बताई जाती है 41 मीटर, यानी 41 मीटर ऊंची ये मस्जिद है। और इसकी क्षमता है 25,000। इसकी क्षमता है 25,000 और इसकी शैली है वो इस्लामी शैली है। इसकी शैली की बात करें तो इसकी शैली इस्लामी शैली रहेगी। और शाहजहां ने निर्माण कराया 1650 के अंदर और 6 साल लगी। 1656 के अंदर ये कंप्लीट हो चुकी थी और 41 मीटर इसकी हाइट है। और क्षमता इसकी 25,000 है, शैली इस्लामी है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगले 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है। इन चार में से एक ऐसा समाचार पत्र है जो अंग्रेजी में नहीं है। तो ए ऑप्शन द इंडियन एक्सप्रेस, बी द हिंदुस्तान टाइम, सी द टाइम्स ऑफ इंडिया और डी है नव भारत टाइम। तो इसके आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी नव भारत टाइम्स है वो एक हिंदी पत्रिका है, यानी एक हिंदी समाचार पत्र है। तो ये तीन है वो है इंग्लिश में। अब नव भारत टाइम है वो कहाँ से प्रकाशित होता है, उसके संपादक कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये हम कंपनी कौन है, ये सभी हम आपको बता रहे हैं। नव भारत टाइम्स है वो एक दैनिक समाचार पत्र है दोस्तों। इसके दो हेडक्वार्टर हैं, एक तो दिल्ली के अंदर है और एक मुंबई के अंदर है। दोनों हेडक्वार्टर है, वहाँ से दोनों जगह से है वो दैनिक समाचार पत्र है वो प्रकाशित होते हैं। इनकी एक जो प्रकाशित कर रही है वो कंपनी है, इसकी जो बेनेट कोलमेन कंपनी लिमिटेड और ये दो कंपनी रखी गई हैं जो इनको प्रकाशित करती हैं। यही कंपनी अदर जो समाचार पत्र हैं जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, महाराष्ट्र टाइम्स और फेमिना जो ये पत्रिका है उनका प्रकाशन करती है, वही कंपनी नव भारत टाइम्स का प्रकाशन करती है। ये जो समाचार पत्र है ये हिंदी में है। इसका मुख्य जो हेडक्वार्टर बताया जाता है वो मुंबई के अंदर है, मुंबई यानी महाराष्ट्र के अंदर है। और इसके संपादक की बात करें तो इसके संपादक भी अलग अलग होंगे, क्योंकि दो जगह से प्रकाशित होती हैं, दिल्ली से और मुंबई से। तो जो दिल्ली के संपादक है उनका नाम है राम कृपाल सिंह, राम कृपाल सिंह। और जो मुंबई के हैं उनका नाम है सुंदरचंद ठाकुर, सुंदरचंद ठाकुर। ये दो संपादक हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर कंप्लीट होता है। चर्चा करने के बाद पता चलता है कि हमारे क्वेश्चन कितने कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से किसको पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता था। ए तीन मूर्ति भवन को, बी लुटियस जोन को, सी संसद भवन को, डी इंडिया गेट को। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी इंडिया गेट को है वो ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है या जाना जाता था। अभी जो सशस्त्र बल है उनको सम्मानित करने के लिए यह एक जो मेमोरियल यानी वॉर मेमोरियल बनाया गया है, ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट के जस्ट ही नज़दीक है। जो शहीद होते हैं, सैनिक शहीद होते हैं आज़ादी के बाद, बताया जाता है अभी तक जितने भी शहीद हुए सैनिक उनके नाम वहाँ पर शिला के ऊपर दर्ज है, यानी जितने भी शहीद होते हैं सैनिक उनका नाम वहाँ पर दर्ज होता है। और जो इंडिया गेट है उसके पास में बताया जाता है कि जो इंडिया गेट के नज़दीक 44 एकड़ की भूमि है उसे नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन है वो 25 फरवरी 2019 को हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी उनके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है। और इंडिया गेट के नज़दीक में जो शहीदों के लिए सम्मान के लिए बनाया गया है वहाँ पर शहीद स्मारक के, यानी जहाँ पर दीपक जलता रहता है, हमेशा के लिए दीपक जलता रहता है और वहाँ पर सैनिक भी रहते हैं। यह इस क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट हो गया। इंडिया गेट दिल्ली के अंदर है और इसकी नज़दीक में 44 एकड़ नेशनल वॉर मेमोरियल है, जिसका उद्घाटन है वो पीएम मोदी ने किया था और सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया है और यहाँ पर हमेशा के लिए दीपक जलते रहते हैं।
तो ये इसके बारे में था। अगले क्वेश्चन रहेगा 1191 में तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच में हुआ था। यानी तराइन का युद्ध हुआ था, एक तो मोहम्मद गोरी, दूसरे कौन थी। ये ऑप्शन है विग्रहराज, बी जयपाल, सी जयचंद और डी पृथ्वीराज चौहान। इसके आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी पृथ्वीराज चौहान थे, वो तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी के सामने थे। यानी 1191 के अंदर तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था और 1192 के अंदर है वो तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था। जिस दोनों ही जो युद्ध हुए थे उसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान ही भिड़े थे, यानी दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। पहले युद्ध में है वो बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी है वो भाग गया था, लेकिन इतनी भूल रह गई थी पृथ्वीराज चौहान की कि पृथ्वीराज चौहान ने उसका पीछा नहीं किया। उससे पीछा नहीं करने की वजह से दूसरे युद्ध में है वो पृथ्वीराज चौहान ने वो मारा गया था। ये कि इस युद्ध की खासियत बताई जाती है कि अगर पीछा कर लेते पृथ्वीराज चौहान तो सेकेंड युद्ध भी नहीं होता और मृत्यु भी नहीं होती थी। तो 1191 और 92 में याद रखना, तराइन का फर्स्ट और सेकंड युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान है वो एक अजमेर का शासक था, यानी राजस्थान के अंदर है अजमेर, वहाँ का शासक था और चौहान वंश था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन है आज का कि आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना है। ए हिक्स, बी केल्डोर, सी पेरोटो और डी है वो पिग्गू। तो इसका आंसर है वो रहेगा डी ऑप्शन, यानी पिग्गू इसका आंसर करेक्ट रहेगा। ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा 366 नंबर क्वेश्चन है। टोटल 366 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और 6 नंबर क्वेश्चन आज का, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन है वो किस वर्ष किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि परमाणु ऊर्जा आयोग है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो एक ऑप्शन है 1945 में, दो नंबर ऑप्शन है 1947 में, डी है 1948 में और डी है 1951 में। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यानी 1948 के अंदर वो परमाणु ऊर्जा आयोग का है वो गठन वर्ष है। अब हम बात करें परमाणु ऊर्जा आयोग है, उसकी एग्जिट डेट है वो स्टार्ट कब किया गया था। 1 मार्च 1948 के अंदर है वो इसको शुरू किया गया था। और इसका जो प्रभारी होता है, जो इसका प्रभार संभालता है वो होता है पीएम, यानी प्रधानमंत्री होता है। और इसका मुख्यालय इंडिया के अंदर है वो है मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है परमाणु ऊर्जा आयोग का, यानी महाराष्ट्र के अंदर। और परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा है वो 3 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे, यानी AIIT बोलते हैं, की शुरुआत की गई थी। और 3 अगस्त 1954 में, यानी 3 जनवरी को तो परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे स्टार्ट किया गया था, लेकिन 3 अगस्त 1954 को है वो प्राकृतिक संसाधन और एक जो वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय है उसको परमाणु ऊर्जा आयोग के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है वो लाया गया था। यानी परमाणु ऊर्जा आयोग में जो विभाग है, आयोग था, उसको विभाग में शामिल कर लिया गया। उसके साथ साथ संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है और वैज्ञानिक अनुसंधान है, उनको भी शामिल करके एक जगह बना लिया परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत। और इसके जो पहले सचिव बनाए गए थे वो थे डॉक्टर होमी भाभा। जो डॉक्टर होमी भाभा है वो पहले इसके सचिव बनाए गए थे। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है वो है कमलेश नीलकंठ व्यास, कमलेश नीलकंठ व्यास, जो फिलहाल 19 सितंबर 2018 के अंदर है उन्होंने अपना पद है वो ग्रहण किया था। 19 सितंबर 2018 से नीलकंठ व्यास है, कमलेश नीलकंठ व्यास है, वो फिलहाल इसके अध्यक्ष है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी पता चले कि क्वेश्चन है वो कंप्लीट कितने हो रहे हैं। 10 के साथ आपके लगभग 20 क्वेश्चन और कंप्लीट होते रहे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के हैं। ए श्वेत सागर, बी सारगसो सागर, सी तस्मान सागर और डी है वो अखोत्स सागर। तो इसके आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन, यानी सारगसो सागर है उसके तट नहीं है, यानी बिना तट के हैं। अब ये सागर है कहाँ पर, यानी उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है उसमें प्रवाहित होने वाली जो धाराएं है, स्थिर धाराएं हैं, उनके बीच में यह सागर बना हुआ है। अब धाराएं कौन सी है, एक तो गल्फ स्ट्रीम धारा है, एक कन्नारी धारा है, गल्फ स्ट्रीम और कन्नारी धारा, और एक उत्तरी विस्वेतीय धारा है। उसका एक चक्कर बनता है, उस चक्कर के बीच में शांत जल है, यानी शांत जल का क्षेत्र है जहाँ पर मोटी समुद्री घास पाई जाती है। उस घास को ही पुर्तगाली भाषा में सोर्गेसम कहते हैं और उस घास की नाम की वजह से ही सोर्गेसम सागर नाम पड़ा है इसका। तो सोर्गेसम सागर का नाम भी बता दिया कि किस लिए इसका नाम सोर्गेसम सागर रखा गया है, क्योंकि बड़ी घास है उसको पुर्तगाली भाषा में सोर्गेसम कहते हैं, इस नाम इसका सोर्गेसो सागर नाम रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को पार करती है। यानी यहाँ पर जो लिखा होता है वो 2 बार आता है, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, उसके बारे में क्वेश्चन है। ए ऑप्शन अमेजन, बी ओरिनको, सी कॉन्गो और डी है वो नील नदी। तो इसके आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यानी कॉन्गो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। कॉन्गो नदी को
एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जायरे नदी। जायरे नदी है वो कॉन्गो नदी को ही कहते हैं। ये नदी है वो अफ्रीका के अंदर है, अफ्रीका के अंदर है और ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अब हम बात करें भूमध्य रेखा से अलग, यानी अदर भी 2 रेखाएं और है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये 3 रेखाएं हैं। लेकिन भूमध्य रेखा के बारे में हमने आपको बता दिया कि भूमध्य रेखा तो 2 बार कॉन्गो नदी पार करती है, लेकिन मकर रेखा को भी 2 बार एक नदी पार करती है जिसका नाम है लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी। यह नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। अब बच गई कर्क रेखा। कर्क रेखा को भी 2 बार एक नदी पार करती है, उसका नाम है माही नदी, जो राजस्थान के अंदर है। और 3 बार जो पार करती हैं, यानी भूमध्य रेखा को 3 बार पार करती हैं, वो है जायरे नदी। 2 बार पार करती हैं, 3 बार पार करती हैं। इसके बारे में अगर क्वेश्चन आए कि 2 बार है या 3 बार है, तो वो जायरे नदी होगी, कांगो नदी, जो अफ्रीका के अंदर है। इस नदी के बारे में बात करें तो ये नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, यानी अमेजन के बाद भी दूसरी सबसे लंबी जल प्रवाह वाली नदी यही है। और लंबाई में दुनिया की 9वीं, या लंबाई की हम बात करें तो 9वें नंबर पर है वो कॉन्गो नदी है, जायरे नदी है, वो 9वें नंबर पर है। ठीक है। अब इस पर 2 जलप्रपात भी बने हुए हैं। इस पर 2 जलप्रपात कौन से हैं? स्टैनले जलप्रपात और एक है लिविंगस्टोन जलप्रपात। 2 जलप्रपात बने हुए हैं, स्टैनले जलप्रपात, लिविंगस्टोन जलप्रपात। और इसका जो क्षेत्र हम बात करें, अफ्रीका के अंदर ये अपना क्षेत्र कितना घेरती हैं? 23% क्षेत्र है वो अफ्रीका के अंदर ये नदी अकेली घेरती है, कॉन्गो। ये इसके बारे में डिटेल से बात करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। आज का 9 नंबर क्वेश्चन है कि सक्सवंत का प्रथम मास क्या है, यानी सक्सवंत में प्रथम महीना कौन सा है? ए ऑप्शन है बैसाख, बी भादो, सी चैत्र और डी है वो फाल्गुन। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आप जानते होंगे, सी ऑप्शन, यानी चैत का महीना है वो सक्सवंत का प्रथम महीना माना जाता है। और सक्सवंत क्या है ये बता दें हम आपको कि सक्सवंत है वो 78 ईस्वी के अंदर है वो स्टार्ट किया गया था, यानी यह एक कैलेंडर है जो राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है। शक जो राज्य थे, पहले शासक भी थे, शासक थे, उन शासकों को है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने है वो समाप्त कर दिया था, उस पूरे शासक को ही समाप्त कर दिया था। और उन शासकों को याद रखने के लिए भारतवर्ष में भी उनके स्मारक बनाए गए हैं। अब हम बात करें सक्सवंत के जो मेन चीज़ है वो उनके बारे में कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है सक्सवंत का? अशोक की लाट है वो इसका राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक की लाट। और पक्षी क्या है? इनके पक्षी की बात करें तो इनका पक्षी रहेगा मोर। और फल की बात करें तो आम। पक्षी आम और फल, सॉरी, पक्षी मोर और फल है वो आम रहेगा। अगले अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा कि भारतीय संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? यानी दोस्तों भारतीय जो संविधान है उसका विचार भी सर्वप्रथम रखा था, किसने रखा था इसके बारे में हम बात करें तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सी M N रॉय और सी जवाहरलाल नेहरू और डी है डॉक्टर B R अम्बेडकर। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि M N रॉय ने है वो भारत के संविधान का जो विचार रखा था वो सर्वप्रथम M N रॉय ने ही रखा था। M N रॉय कौन है? यानी M N रॉय का असली नाम हम बात करें तो असली नाम रहेगा नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। जो M N रॉय है उसका नाम है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। और ये भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनके तौर पर इनका नाम लिया जाता है। इनका नाम वहाँ पर जो क्रांतिकारी के रूप में लिया जाए तो उनका नाम अलग रहेगा। इसका नाम है मानवेंद्र नाथ। मानवेंद्र नाथ है वो इसका क्रांतिकारी के रूप में नाम लेते हैं। इनके जन्म की बात करें तो इसका जन्म दोस्तों 1887 के अंदर बंगाल के अंदर हुआ था। इनका जन्म बंगाल के अंदर 1887 के अंदर हुआ था। 1954 के अंदर है वो इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और आज़ादी के बाद तक है वो जिंदा रहे थे, यानी 1954 है वो आज़ादी के बाद है, तो 1954 तक ये जिंदा रहे थे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे वीडियो जरूर लाइक जरूर कर दे। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ नोट्स की लिंक डाली है, वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें।